माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय विद्वान वक्तागण, सेंट पीटर्स कॉलेज तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों, आप सभी का सादर प्रणाम। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति इसे और अधिक गरिमामय बना रही है। इस सत्र में हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में मौजूद है रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर रवि भूषण जी। आप हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक एवं झारखंड के 2 विश्वविद्यालयों में लगभग 40 वर्ष अध्यापन किया है। हमारे यह सौभाग्य है कि आपको सुनने का मौका हमें मिल रहा है। रवि भूषण जी, आपको इस सत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आगे वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची, झारखंड के पूर्व निदेशक श्री रणेंद्र जी, रिटायर्ड IAS अधिकारी भी है। आप हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार के तौर पर प्रतिष्ठित है। आपकी उपन्यास गूंगी रुलाई की कोरस, ग्लोबल गांव की देवता विश्व विख्यात रचनाएं है। आदिवासी जनजाति के उत्थान में आप एक बुलंद आवाज़ है। आशा करती हूँ कि आपकी वाणी से हम लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एमिरेट्स प्रोफेसर डॉक्टर R शशिधरन जी को स्वागत करती हूँ। आप हिंदी एवं मलयालम साहित्य में दलित एवं आदिवासी विमर्श के सशक्त लेखक एवं आलोचक हैं। इस सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रवि भूषण जी। इन सभी वक्ताओं की विचार हमें अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाने का अवसर देंगे, जिससे हम साहित्य के सार को न केवल समझ सके बल्कि उसे अपने जीवन में उतार भी सके। आशा करती हूँ कि यह सत्र न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि हम सभी को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक से स्वागत करती हूँ। आगे वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी के वरिष्ठ लेखक एवं सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर रणेंद्र जी। वे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। पंचायती राज, हाशिए से हुकूमत तक, झारखंड एनसाइक्लोपीडिया आदि पुस्तकों का उन्होंने संपादन कार्य किया है। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश आदि उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ग्लोबल गांव के देवता के लिए 2010 में वे जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान से सम्मानित हैं। साथ ही बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान आदि से भी वे सम्मानित हैं। प्रस्तुत सत्र में आपका विषय है आदिवासी साहित्य में दर्शन और इतिहास। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें। आशीष त्रिपाठी जी के रवि सर हमारे लिए आज पधारे हैं, उनको सादर नमन। विशाल विक्रम जी, भरत प्रसाद जी, उज्जवल भट्टाचार्य सर और दिव्या माथुर मैम, जिनको हम लोगों ने सुना अभी, और श्रीलंका से पधारी निरोशा सलवत्तुरा मैम, और सारे साथी जो यहाँ हैं जिनको नाम से नहीं पुकार रहा हूँ, सबको मेरा जोहार, नमस्कार। जोहार झारखंड का अभिवादन है और मुंडारी 2 शब्दों से बना है। जो का अर्थ है फलिए फूलिए और हार का अर्थ है कि आगे बढ़िए। अभिवादन भी है और शुभकामना संदेश भी झारखंड से आप लोगों के लिए लेके कि आप फले फूले और आगे बढ़ें। विषय तो मेरा है कि आदिवासी साहित्य में इतिहास आदिवासियों का और दर्शन। मैं लेकिन शुरू करता हूँ आदिवासी नज़रिए से गिरमिटियापन को, वहाँ से थोड़ी सी बात शुरू करके, चूँकि रचनाएं बहुत कम है उस पर, लेकिन रचनाएं हैं। आखिर ये अंग्रेज़ों को चीनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आखिर क्यों उन्होंने कैरिबियन द्वीप में गन्ने की खेती की शुरुआत करवाई? बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी कहानी है और इतिहास भी है कि 1661 ईस्वी में एक पुर्तगाली राजकुमारी की शादी चार्ल्स द्वितीय से हुई, इंग्लैंड के राजकुमार से।
और दहेज में बम्बई जो है दहेज में दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। दहेज में वो पुर्तगालियों के कब्जे में था वो द्वीप मुंबई जो है, वो दहेज में गया। सोचिए जरा कि दहेज में पूरा एक। और ये जो कैथरीन मैडम थी वो चाय की तलब लेकर गई थी, उनको चाय पीने की बड़ी तलब थी। उसमें यूरोप बहुत चाय वैसे परिचित नहीं था। अब जो रानी ही चाय पी रही हैं तो सब लोग चाय पीना शुरू कर दिया। चीनी उन्हीं की भेंट नहीं थी, मीठा उसमें नहीं डालता, लोग तीखी ही चाय, वो कड़वी चाय ही पीते थे। लेकिन रानी पी रही हैं तो आइकॉन थी देश की वो। तो अब पूरा इंग्लैंड का बजट का बड़ा हिस्सा जो है चीन से वो चाय की पेटियों मंगाने में खर्च होने लगा। इतनी ललक बढ़ गई 40-50 साल में, पूरा इंग्लैंड चाय पी रहा है। पूरा बजट जो है इंग्लैंड का जा रहा है चीन की तरफ। उसका बदला उन लोगों ने फिर वो हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो ज़मीनें थी 1765 में उनको दीवानी मिल गई हमारे यहाँ बंगाल की। उसके बाद से धीरे धीरे पूरा कब्जा हो गया। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के सबसे उपजाऊ जमीन में अफीम उगा के उन लोगों ने अफीम की बिक्री जबरदस्ती चीन में शुरू की। और अफीम के व्यापार के बल पे उन्होंने अपना बजट या अपना खजाना को फिर से भरा। अब सोचिए किस ढंग का देश है कि 10 ग्राम अफीम के अपराध में शाहरुख खान का बेटा बेचारा 20 दिन के 25 दिन जेल में रह गया। 10 ग्राम अफीम। और एक देश जो अपने को कह रहा कि हम बहुत सिविलाइज्ड और आपको सिखलाने आए हैं संस्कृति और आपको सभ्य बनाने आए हैं, वो अपना खजाना जहाज का जहाज अफीम बेच के जबरदस्ती, वो भी बॉक्सर युद्ध वगैरह को याद करें, अमिताभ घोष के उपन्यासों को याद करें, तो जबरदस्ती वो घुसा ड्रग बेचने के लिए। सर ऐसा देश था ये। उसके कारण से बैलेंस किया उसने अपने खजाना को। और चीनी चाय में चाहिए होगी तो वो कैरिबियन द्वीपों में गया। और उज्जवल सर तो चले गए लग रहा है कि चूंकि पूरे भारत में खास करके उत्तर भारत में एक ढंग की वो मिथक हो गया था कि 7 समुद्र पार करने पे वो जाति चली जाती। तो शुरू में मजदूरों के तौर पे वो सवर्ण लोग नहीं गए, दलित जातियों के लोग आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह से और हमारे यहाँ से आदिवासियों को लेकर गए, कुछ जबरन भी लेके गए सर। उनको हील कुली और धांगर और कोल कहते थे। एक्चुअली टीआरआई ने इस पे एक बड़ा सा काम करवाया है, हम लोगों ने भेजा था वहाँ कैरिबियन द्वीप में और वहाँ सारा आंकड़ा उकड़ा लेके। सबसे खूबसूरत बात थी कि कलकत्ता लोग जमा होते थे कलकत्ता बंदरगाह पे और पूरा उनका वो बनता था रिकॉर्ड, सबका स्वास्थ्य की जांच होती थी और 3 तरह का एग्रीमेंट होता था, एक 3 साल का, एक 5 साल का और एक 10 साल का। और 3 तरह के एग्रीमेंट पे लौट के लोग आते थे, ऐसा नहीं है, इतिहास वो रिकॉर्ड मिलते हैं कि लौट के लोग आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते लगभग 5 लाख लोग वहाँ रह गए। और वहाँ जो सर बता रहे थे कि जब बाद में लोग गए यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश से भोजपुरी बोलने वाले, जो एक लीजेंडरी चीज़ हो गई है कि भोजपुरिया लोग, लेकिन वहाँ उतनी ही बड़ी संख्या में आदिवासी भी गए। और शुरुआत में जो संघर्ष की 2 दास्तां हैं बहुत लंबी चौड़ी, सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, तो सब मिल के लड़ रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चूँकि ये सारे जो भोजपुरी प्रदेश से दलित भी गए थे तो उन्होंने अपने को वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही दर्ज करवाया था, किसी ने दलित के तौर पर अपना वहाँ पहचान नहीं की थी। तो ये एक हमारे माटी माटी और काटी करके उपन्यास अश्विनी कुमार पंकज जी का ये आया राजकमल से, और इसमें उन्होंने ये दुख को, इस दर्द को व्यक्त किया है कि कैसे लड़ाइयाँ तो साथ में लड़े थे, लेकिन जब आज़ादी मिली तो वो हिंदू और मुसलमान और ईसाई इस खेमे में बट गए लोग, और ये हावी हो गया ये भोजपुरी बोलने वाला जो तबका था। और जिन आदिवासियों में से इन धर्मों को स्वीकार कर लिए तो उसमें शामिल हो गए, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो क्रियोली, जो वहाँ के एक मिक्स जातियाँ थीं, उसमें वो क्रियोली के तौर पे वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि हमारे 7वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी के लोग कहाँ से आए थे। थोड़ी बहुत यादें हैं, थोड़े बहुत उरांव कुड़ुक शब्द हैं या मुंडारी शब्द उनके स्मरण में है, लेकिन बहुत कठिन है उनकी पहचान को। तो ये जो मजदूरों का ही एक वर्ग कैसे दूसरे वर्ग के पहचान को, जिस पहचान की बात हो रही है, वो कैसे खा जाता है, निगल जाता है, उसकी दास्तां उन्होंने अश्विनी पंकज जी ने उस उपन्यास में। फिर वो सबसे पहले मेनस ओडिया, हमारे यहाँ एक मुंडारी के विद्वान थे
जो फादर हॉफमैन के साथ, फादर हॉफमैन 1870 में आए थे रांची खूंटी इलाके में, जर्मनी से आए थे वो मशीनरी के तौर पे, लेकिन जैसे ही वो मुंडा के इलाके में गए और मुंडा संस्कृति को समझने की कोशिश की तो बड़ा लुभाग है उस पर। और मेहनत सिसोदिया के साथ मिलके उन्होंने मुंडारी शब्द को 16 खंड का इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का 16 वॉल्यूम में सर रवि सर, और वो मुंडारी शब्दों की व्याख्या है उसमें, एक एक शब्दों की व्याख्या 10-10 पेज तक है। और गायब होता देश में मैंने बहुत वहाँ से नकल की कई चीज़ों की। तो ये मेहनत सिसोदिया के सहयोग से, और मेहनत सिसोदिया 1914 में लौट गए थे, 1877 से 1914 के बीच में 16 वॉल्यूम का कच्चा माल मेहनत सिसोदिया के सहयोग से। और मेहनत सिसोदिया ने 5 खंडों में मथुरा कहनी, मथुरा की कहानी है जो भी उसका अर्थ होगा, वो हमारे यहाँ से एग्रीमेंट के आधार पे चाय बागान में जो ले गए हमारे यहाँ से मुंडा उरांव आदिवासी मजदूर, एग्रीमेंट के आधार पे ही गिरमिटिया बनकर ही चाय बागानों में गए, उनके दुख की दास्तान 5 खंडों में सर मेहनत सिसोदिया जी ने लिखा, जिसका एक 5वें खंड का अनुवाद हिंदी में हुआ है, उनके ही परिवार के लोगों ने किया है, ऑथरेस ओडिया ने किया है। उसका है चलो चाय बागान की ओर, और चाय बागान की पूरी दिक्कतें वहाँ उसमें मौजूद है। सोमरा का दिसुम, ये जो है वो सिलचर में हमारे यहाँ की एक महिला काजल डेमटा 3री-4थी पीढ़ी की हैं। तो वहाँ चाय बागान में जो उनका संघर्ष है, चाय बागान में जो उनके जीने की जो ललक है, और ये जो 91 के बाद से सारे चाय बागान जो बंद हो रहे हैं, उसके बाद जो कठिनाई आ रही है जीने की, तो ये सोमरा के दिसुम में वो वर्णित है, और वो आया है हिंदी अनुवाद होकर, अश्विनी जी ने ही छापा है उसको। ये 3 चीज़ें गिरमिटिया को लेके हमारे यहाँ आदिवासियों के संदर्भ में है वो। अब मैं आता हूँ अपने साहित्य जो है, केवल हिंदी में नहीं किसी भी भाषा के साहित्य में जो आदिवासी इतिहास है, तो उस इतिहास की शुरुआत तो हम लोग महाश्वेता देवी से ही शुरू करें कि जिस 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, धरती आबा, धरती के पिता बिरसा मुंडा की याद में, उस बिरसा मुंडा की तलाश हमारे जैसा एक ब्यूरोक्रेट ने की थी। कुमार सुरेश सिंह जो है वो पहले एसडीएम के तौर पे उनकी खूंटी में 1960 में पोस्टिंग थी, और उन्होंने जब गीत सुनना शुरू किया, बिरसायत एक अलग एक संप्रदाय, एक धर्म उन्होंने शुरुआत की थी भगवान बिरसा मुंडा ने, बिरसायत लोग ही उनको भगवान बोलते थे। तो उसको जब गीत को सुना एज एसडीएम, 60 में खूंटी की स्थिति इतना घना जंगल रहा होगा कि बहुत कठिन रहा होगा वहाँ, तो उन्होंने मुंडारी सीखी, और फिर उन्होंने एक पीएचडी बिरसा मुंडा पे, और वो 66 में छप के आया द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट बिरसा मुंडा के जीवन पे। और उसने ऐसा क्लिक किया, चूँकि वो विदेश से छप के आया था, तो वो अंग्रेजी जो एलिट क्लास था उसको वो पहली बार एक आदिवासी नायक के तौर पे दिखाई पड़ा। तो 66 में इस किताब के बाद कम से कम पढ़ा लिखा तबका जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी का, उसने बिरसा मुंडा से उनका परिचय हुआ कुमार सुरेश सिंह के इस किताब से। लेकिन महाश्वेता देवी का जब जंगल के दावेदार जो बांग्ला में जब उपन्यास आया, तो आम लोगों के रूप में भले ही वीरभाग तलवार उसकी बड़ी आलोचना करें, लेकिन आम लोगों के हृदय में महाश्वेता देवी की लेखनी ने बिरसा मुंडा के प्रति बहुत ही एक बड़े शहीद के तौर पे, एक बड़े क्रांतिकारी, एक बड़े देशभक्त के तौर पे, एक वीर नायक के तौर पे अगर किसी ने स्थापित किया है, तो कुमार सुरेश सिंह के उस इतिहास की किताब ने नहीं, बल्कि महाश्वेता देवी के उस लेखनी ने, जिसको हम 1000 बार प्रणाम करें तब भी वो कम होगा, और उसने वो हृदय में बसा दिया बिरसा भगवान को। फिर उसका हिंदी अनुवाद और कई भाषाओं में अनुवाद, और पूरे देश में वो कहीं भी जहाँ भी वो सबाल्टर्न मूवमेंट है वहाँ बिरसा हैं। खास करके सर मैं जब देख रहा था वो वन अधिकार अधिनियम के लिए जब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो हिमाचल से लेके केरल तक के जो आदिवासी संगठन थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्होंने अपने संगठन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा था, वो हिमाचल का भी और आपके यहाँ भी। ये बड़ा आश्चर्य मुझे लगा। चोटी मुंडा, उनका तीर, सालगिरह की पुकार पे, संथाल आंदोलन पे, संथाल हूल पे, जिससे सर हमारे आदरणीय अग्रज जो है राकेश कुमार सिंह जी, बड़ा वो उससे लगा कि बहुत अच्छा उपन्यास ये नहीं है, और सर ठीक कह रहे हैं। और उस समय एक और उपन्यास आया था 2005 के आसपास मधुकर सिंह जी का, संथाल हूल पे ही, हाँ, बाजत अनहद ढोल,
वो और ख़राब है सर, बहुत अच्छा उपन्यास नहीं है। हाँ, कोई वो कहीं से मिला होगा। तो हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारे यहाँ से रांची से जो आए हैं, जिन्होंने दर्जनों उपन्यास आदिवासी विषय पे दिया, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है। और सबसे पहला उन्होंने उपन्यास जो ऐतिहासिक उन्होंने लिखा, जो इतिहास में नहीं है। ये 1855-56 में जो संताल हुल हुआ था, एक तो ये समझ लीजिए कि 1857 की जो पहली लड़ाई हम लोग कहते रहते हैं, बड़ा ही फेक तरह की चीज़ है। ये इतिहास जो दिल्ली में बैठ के लिखा गया, वो आपको 1857 की पहली लड़ाई से भेंट करवाता है। सर 1765 में दीवानी मिली और 1767 में, जिसको हम कहते हैं चुहार विद्रोह, तो गालियां हैं, लेकिन भूमिज लोगों ने, जो शासक हुआ करते थे हमारे यहाँ, उन्होंने रिवोल्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ निर्णयों के खिलाफ। और जगन्नाथ धाल हमारे शासक थे, धालभूम, जिसको घाटशिला जमशेदपुर का इलाका मान लीजिए, और 10 साल में सफलता पाई थी। 1776 में उनकी बात माननी पड़ी थी अंग्रेजों को। तो पहली लड़ाई जो थी हमारे यहाँ, उसने अंग्रेजों को झुकाया था। तो ये खूबसूरत बात हमारे यहाँ थी। और ये जो संथाल हुल की सबसे खूबसूरत बात ये है, और स्मरणीय बात ये है कि 30,000 लोग 30 जून 1835-55 भोगनाडीह में इकट्ठा हुए थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 बहनें, मैडम लोग यहाँ बैठी हैं, कि नहीं कि आज सशक्तिकरण की बात है, फूलो झानो के नेतृत्व में 1000 महिलाओं की टुकड़ी थी। और 3 जिम्मेवारियां उनके जिम्मे थी। दिन में रसद पहुंचाइए, सूचनाएं संग्रह करके पहुंचाइए, और रात में उनके जो कैंप हैं अंग्रेजों के, उस पर अटैक भी कीजिए। इस पे अलग से TRI ने एक काम करवाया, जो छप के आएगा राजकमल से। फूलो झानो पर फोकस करके ही हिस्ट्री के HOD हैं रांची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने काम किया है, वो आएगा छप के वो। और सबसे बड़ी बात है कि तीर धनुष और ये सब मतलब बहुत ही आदिम हथियार थे। उनके पास बंदूक और तोप था, लेकिन 16 जुलाई 1855 की पीरपैंती के युद्ध में और 21 जुलाई 1855 में बीरभूम के युद्ध में, 2 लड़ाइयों में हरा दिया अंग्रेजों को। सर सबसे आश्चर्य ये लगता है कि सीधे की लड़ाई में, उसमें मेजर बेरोज की सेना पीछे हटी, और यहाँ लेफ्टिनेंट टोलमैन की सेना तो सर हारी ही, मारे गए लेफ्टिनेंट टोलमैन। कलकत्ता हिल गया था सर। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कलकत्ता थी, और कलकत्ता से इतना नजदीक थे ये लोग कि कलकत्ता हिल गया था। भयभीत था कलकत्ता की संथाल पहुंच जाएंगे। आज भी कलकत्ता में एक पूरा एक सड़क का नाम सिद्धू कान्हू के नाम पे उन्होंने डर के मारे रखा हुआ है। सिद्धू कान्हू मार्ग है अभी कलकत्ता में, वही भय है वहाँ। तो ये सर ने उसको अपना विषय बनाया, और बड़ी खूबसूरत उपन्यास और बहुत चर्चित उपन्यास। और जिस ढंग से भगवान बिरसा मुंडा को लोग जान रहे हैं, उसके जंगल के दावेदार के तौर पे, संथाल हुल को अगर आम लोगों के दिल में जगह मिली है तो सर के इस उपन्यास से, जो इतिहासों में नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इतिहास सर का है किताब, उपन्यास हुल पहाड़िया। तिलका मांझी संथाल थे, तिलका मांझी पहाड़िया थे। 2 साल सर वहाँ कटघरा में, दुमका में जाके खड़ा होना, केस कर दिया लोग मेरे ऊपर कि इंसाइक्लोपीडिया में आपने संताल क्यों लिख दिया। 2 साल तक कचहरी में, वहाँ कोर्ट में जाके खड़ा होते थे कटघरा में। तो सर ने उनको माना है कि जौरा पहाड़िया थे, और बजाप्ता राजमहल का इलाका जो है, और गोड्डा और पाकुड़ का, वहाँ संकरा की पहाड़ी पे मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में पहाड़ियों का शासन था, राजा थे वहाँ, बीरभूम के शासक थे। उनको अपना लीगलाइज करते थे, उनको वैधानिकता प्रदान करते थे। तो रिवोल्ट होना स्वाभाविक था। एक राजा कैसे स्वीकार करेगा कि दूसरे आदमी उनके इलाके में घुस जाएं। तो तिलका मांझी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ, लड़ाइयाँ हुई, और उसका बहुत विस्तृत विवरण सर के। और सबसे जो रुचिकर उपन्यास एक आदिवासी साहित्यकार ने ही जो लिखा है, धुनी तपे तीर। सर ये समझिए कि हम लोग दिमाग में ये जो बैठा दिया गया है बच्चों की, वो जंगल में रहने वाले लोग थे तो और बात बात में तलवार उठा लेते थे, ऐसा एकदम नहीं था। और गांधी को ही अहिंसा और असहयोग और शांतिपूर्ण आंदोलन से जोड़ देने का एक जो एक रूढ़ ही है, एक उसको भी समझिए। गोविंद गिरी का ये जो आंदोलन था, वो भगत आंदोलन था सर। वो बंजारा परिवार से थे गोविंद गिरी, लेकिन भीलों में आके, अकाल के बाद आए तो भीलों में आके उन्होंने ये आंदोलन, एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया। भगत आंदोलन कहलाया वो। वहाँ मांस मदिरा वगैरह छोड़ देना था, बुरी आदतें छोड़नी थी, शिक्षा के प्रचार की बात कर रहे थे वो, और स्वास्थ्य और हाइजीन की बात कर रहे थे।
और वो एक बार वो मानगढ़ के पहाड़ों पे वो लोग इकट्ठा होता था साल में एक बार। लेकिन जो रजवाड़े थे और जो अंग्रेज भी जो भी एजेंसियां रही होंगी उनको वो बड़ा, क्योंकि ये शुरू हो के 1890 में केवल राजस्थान के भीलों तक सीमित नहीं रह गया था, गुजरात तक फैल गया था। तो ये घटना घटी 1913 ईस्वी में 17 नवंबर को मानगढ़ की पहाड़ी को घेर के अंग्रेजों की सेना और रजवाड़ों की सेना ने गोली चलाई और पहला जलियांवाला बाग 1500 लोग सर वहीं साइड पे मारे गए थे। एक पीसफुल मूवमेंट को, एक शांतिपूर्ण आंदोलन को किस ढंग से कुचला गया, उसका बड़ा ही बर्बर नमूना अंग्रेजों का ये है। पहला जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। और ये धूनी तपे तीर के पहले बहुत जानता लोग नहीं था। देखिए एक साहित्यकार की लेखनी क्या क्या करती है। धूनी तपे तीर के छपने के बाद सर लोगों का ध्यान गया मानगढ़ की ओर, और आर्काइव के लोग जा रहे हैं, तो इतिहासकार जा रहे हैं घूमने के लिए मानगढ़। अब तो हमारे प्रधानमंत्री भी इस बार गए थे राजस्थान, तो उन्होंने मानगढ़ को याद किया। तो एक कलम, एक साहित्यकार का, एक ऐतिहासिक घटना जिसको भूल गया है लोग, चूंकि आदिवासियों पे गोलियां चली थी, वो दिल्ली में चली होती तो कब के इतिहास में आ गया होता। लेकिन आज वहां वो चिन्हित हो रहा है, उस पर अब इतिहासकार भी काम कर रहे हैं, उसको माना गया है। नागालैंड से शुरू करते हैं हम लोग। पद्मश्री तेमसुला आओ ने बड़ी काम किया है और बहुत सम्मानित वहाँ। 3 उपन्यास कहानी संग्रह उनके हैं, दिस हिल्स कॉल्ड होम, लाबरनम फॉर माई हेड, द टोमस्टोन इन माई गार्डन। सारी इनकी रचनाओं में देखिएगा तो वो इतिहास में जाती हैं, नागालैंड के अपने संघर्ष के इतिहास को। नागा एक तो एक समझिए एक अभी हम लोगों ने 4 दिन का सेमिनार किया था नॉर्थ ईस्ट के सारे। जैसे ही मणिपुर की घटना हुई है, दिल्ली में सुगबुगाहट नहीं थी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग रांची में मणिपुर को सुनेंगे। तो फिर हमारे सचिव ने कहा कि रणन जी खाली मणिपुर को बुलाइएगा तो दिल्ली बड़ा तनाव में आ जाएगा। तो 8 स्टेट को। और सबसे खूबसूरत बात हुई है आशीष सर कि जहाँ जहाँ हिंदी विभाग खुल गए हैं, चाहे इम्फाल में हो, चाहे नेहरू से हमारे भरत सर आए हैं, या फिर सिक्किम में हैं, या फिर अरुणाचल में राजीव गांधी, या फिर वह त्रिपुरा में, तो ये हिंदी विभाग ने ही कोऑर्डिनेट किया। हमारे ट्रैवल इंस्टीट्यूट ने उस राज्य के बहुत सहयोग नहीं किया। हिंदी विभाग की जो शिक्षिकाएं थीं, चूँकि हमारे यहाँ ट्रैवल लिटरेचर वाले में आती रहती हैं लगातार, तो इतना खूबसूरत वो 4 दिन का 8 स्टेट का चला वो। तो वो उनका जो इतिहास है कि नागा एक तो एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, एक समुदाय का नाम नागा नहीं है, उससे 20 से कई समुदाय मिलके सब लोग मिलके अपने को नागा कहते हैं। जैसे इनके यहाँ खासी भी जो है एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है, जैसे हम मैती और कुकी भी एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है। कई लोग मिलके अपने को मैती आज से 100 साल 200 साल पहले स्वीकार कर लिया लोग। तो नागाज के अंदर भी जो अंतर संघर्ष है, तो अलग अलग कम्युनिटी का अंतर संघर्ष है। जब हमको लगता है कि नागा से लड़ रहे हैं, वैसा मामला है नहीं, कम्युनिटी तो अलग अलग है, कॉमन नॉमेनक्लेचर है कि वो नागा कहलाते हैं। तो उनके यहाँ जो आपसी संघर्ष है या जो सर्वोच्च सत्ता से संघर्ष है, विद्रोहियों का भटकाव, उनकी लालच, उनका विलास, उनका आतंक, और सामान्य जनों की जो बुद्धिमत्ता, उनकी जीने की जिजीविसा, स्त्रियों की खास करके, ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं में, तो ये ढंग से जो एक जन इतिहास है आप तेमसुला आयोग की रचनाओं में आप पा सकते हो। जमुना बिनी अरुणाचल से आई भी होंगी आपके यहाँ, बहुत वो सक्रिय रहती हैं। तो उनकी जो रचनाएं आई हैं हिंदी में ही लिखती हैं, तो हिंदी की ही अध्यापिका हैं, तो लिखती हैं अपनी भूमिका में कि उत्तर पूर्व जो है बहुत ही मिसअंडरस्टूड स्टेट्स हैं, बहुत गलत धारणाएं उत्तर पूर्व के बारे में भारत के लोगों के मन में। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के तौर पे उत्तर भारत को आप देखते हैं, या तो आप उनको बहुत इनोसेंट और प्रकृति पुत्र, बहुत निश्चल बच्चों की तरह, या फिर हेड हंटर के तौर पे कि तो सिर काटने लेने वाले लोग हैं, बहुत बर्बर लोग हैं, अराष्ट्रीय लोग हैं। तो ये 2 एक्सट्रीम छोर पे उत्तर पूर्व को देखने का जो रिवाज है, इसके खिलाफ वो बोलती हैं, और उनकी रचनाएं भी उस ढंग से बात को रखती हैं। और तो पहाड़ी जो आदिवासी समुदाय थे, वो असम में जो अहोम शासन रहा, जो 100 सालों तक, 1228 से शुरू होके 1828 वगैरह में जब समझौता हुआ अंग्रेजों को, तो 600 साल तक शासन किया। तो उनका भी वो रहता था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, तो उनसे अरुणाचल के लोगों का कैसे संघर्ष रहा, इस पे भी बात करती हैं। खुद उनके परदादा जो हैं वो टैक्स चुकाने जाते थे उतर के पहाड़ों से अहोम शासकों के दरबार में, तो उसकी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। वहाँ 1875 में एक बांचो युद्ध हुआ,
बांचो गांव के निकट घाटी में। इसमें अंग्रेज हारे और 80 अंग्रेज सैनिक मार दिए गए। वो वहाँ एक लीजेंडरी कथा के तौर पे बांचो युद्ध याद आता है। तो बांचो युद्ध को लेके भी उनकी रचनाएं हैं और बांचो समुदाय की ढंग से क्लासेज में बटा हुआ है। हम लोग मान के चलते हैं कि आदिवासियों में बड़ी इक्वलिटी है, उसको तोड़ती हैं। वो बोलते हैं कि 4 क्लास है, बांगहाम, बांगसा, बांगसू और बांगपान। बांगहाम जो है वो राजा हैं हमारे संदर्भों में, और किस ढंग से वो आदेश करते हैं। और जो चीज़ें अंग्रेजों ने बहुत ही प्रचारित की आदिवासी समुदायों के बारे में, चाहे अफ्रीका के हों, कि वो हेड हंटर के तौर पे, तो उन्होंने नौमाई प्रथा का उल्लेख किया कि जब भी युद्ध होता था तो वहाँ एक परंपरा थी कि जो शत्रु है, जो पराजित हो रहा युद्ध में हार गया है, तो उसके सर को काट के कुछ सैनिक लाते थे, उसको वो एक ट्रॉफी के तौर पे। तो इस ट्रेडिशन को इतना प्रचारित किया गया कि पूरा आदिवासी समुदाय को ही हेड हंटर, जबकि नौमाई जो है बड़ा वो आदर सूचक शब्द था। वो पूरे कम्युनिटी में 1-2 लोग ही होते थे वीर सैनिक जो ऐसा कर पाते थे। तो उस पर ये उन्होंने इस ढंग से अपने समाज के इतिहास को, सांस्कृतिक इतिहास को हमको समझाने की कोशिश की है जो हमारा नज़रिया ब्लैक एंड वाइट से चेंज करे। जोराम यालाम नावाम एक दूसरी हिंदी की अध्यापिका हैं अरुणाचल में, बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लेखन करती हैं, उनकी ढेर सारी रचनाएं हम लोग के बीच में है। जंगली फूल उनका एक उपन्यास है। जो आबो तानी उनके यहाँ एक कम्युनिटी है, वो तानी जो पुरखा पिता थे, तो पुरखा पिता को लेके जो उनके यहाँ, जैसे ब्रह्मा को लेकर हमारे यहाँ कई तरह के मिथक हैं, तो तानी को लेके भी वहाँ बहुत तरह का कि बहुत कामुक थे और बहुत गंदे थे वगैरह वगैरह। तो तानी को केंद्र बना के उनकी पूरे मानस को और उनके अंतर्मन को, उनकी बाह्य गतिविधियों को बहुत खूबसूरत उपन्यास के तौर पे इस ढंग से अपने पूरे पुरखा के इतिहास को हमारे सामने वो रखती हैं। ई विजय लक्ष्मी मैम वहाँ इम्फाल यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं और उनकी कई किताबें, खास करके अनुवाद की किताबें, क्षितिज करके उनका एक संग्रह है जो 18 मणिपुर कहानियों का, मणिपुरी लेखकों की कहानियों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और उसमें सारा मणिपुर के इतिहास, उसके संघर्ष, उसकी नैतिकता, उसकी सामुदायिकता, स्त्री पुरुषों के संबंध, स्वनिर्णय की चाह, विकास के नाम पे जो भी दिग्भ्रम और दिशाहीनता है, उसके प्रति जो विद्रोह है, जो कभी कभी गोलियों में भी जो दिख रहा है अभी मणिपुर में, वो सारी चीज़ें उनके यहाँ। सुनील गायकवाड़ एक उपन्यासकार हैं महाराष्ट्र से, भील हैं वो, और ब्रिटिश पीरियड में देव सिंह भील एक हुआ करते थे क्रांतिकारी। पूरा भील कम्युनिटी ही महाराष्ट्र वगैरह का, गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश तक, पूरे देश में जो जनजातीय समुदाय है तो सबसे बड़ी कम्युनिटी जनसंख्या के आधार पे वो भील हैं। सेकंड में गोंड है, थर्ड में संताल है। लेकिन आपराधिक जनजाति, क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे अंग्रेजों ने घोषित किया था उनको। तो ये देव सिंह भील जो क्रांतिकारी थे उनको डाकू कहा गया, और ये सुनील गायकवाड़ उसी परिवार के हैं। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसका नाम ही रखा है देव सिंह भील के बच्चे, और उन्होंने आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है। चूंकि उनके परदादा के दादा थे वो, तो उनकी जीवनी भी, माने अंग्रेजों के समय क्या औपनिवेशिक संघर्ष था हमारे परिवार को लोगों का, और अभी जब पढ़ लिए और उन्होंने बीएड की डिग्री ले ली और जब नौकरी के लिए भटकने लगे और इंटरव्यू में उनके कपड़े देखे गए, उनके बढ़े हुए बाल देखे गए, उनके गंदे हाथ देखे गए, चूँकि खेत में काम करके आ रहे थे, तो इसके आधार पर नौकरी से कैसे उनको बाहर रखा गया, बहुत बरसों तक पागलपन की सीमा तक पहुंच गए, विचित्रता की सीमा तक। बाद में एक प्राइवेट स्कूल ने कैसे नौकरी दी। तो ये जो संवैधानिक संघर्ष है कि आरक्षण भी है और सब कुछ भी है, लेकिन आप मेरा रंग देख के, मेरा रूप देख के, मेरा कपड़ा देख के आप हमको उससे वंचित कर रहे हैं, ये जो पीड़ा है उस उपन्यास में बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से वो सामने आया। चूँकि उनके द्वारा ही लिखा गया है और मराठी से हिंदी अनुवाद आया है वो। असम में जो मैंने कहा कि अहोम शासक हुआ करते थे, एक तो ये मान के चलिए जो हम लोगों के दिमाग में मानव शास्त्रियों ने बैठा दिया है कि जंगल से निकले हुए लोग हैं, अभी खेती कर रहे हैं, अभी आएंगे मुख्यधारा में। बहुत लंबे समय तक गैर आर्य इलाका, कर्मनाशा तक खत्म हो जा रहा था आर्यों का इलाका। उसके बाद जो शासन था सब अनार्य लोगों का, ब्रात्य लोगों का, द्रविड़ लोगों का ही शासन था। ये अब भारत के इतिहास में मत जाइए, वैदिक काल जो वहीं छोटे से इलाके के इतिहास को पूरे देश के इतिहास अलग तरह का बेईमानी है। क्यों कंटिन्यू कर रहा समझ में नहीं आता है कि क्यों अभी तक पढ़ाया जा रहा है। वो वैदिक साहित्य, माने वो ऋग्वैदिक कालीन भारत और वो उत्तर वैदिक कालीन भारत क्यों, वो संगम साहित्य कालीन भारत क्यों नहीं, या फिर वो मुंडारी भाषा के वाचिक परंपराओं का भारत क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों आज तक हमको 75 साल के बाद भी एक छोटे से इलाके के इतिहास को भारत के इतिहास के नाम पर क्यों पढ़ाया जाता है। तो ये जो है, इसलिए उसके बाहर जो शासक थे
जो कई कारणों से सबका क्षत्रियकरण हो गया, वो बाद में उस पर बहुत विस्तार से बात करनी है उस पर। तो ये जो अहोम शासक थे, जिसको मैंने कहा कि 1228 से लेकर 1826 तक, यांदबू की संधि 1826 में ही ब्रिटिशर्स के साथ फिर वो उसके हिस्सा हो गए। सुकाफा ने उसकी स्थापना की थी और 1671 में लाचित बोड़फुकन जिन्होंने मुगलों को हरा दिया था, तो बड़ा वो लीजेंडरी पर्सन है लाचित वहाँ। और कई उपन्यास अहोम राजा रानियों पर और लाचित पे लिखे गए हैं, असमिया में, हिंदी में नहीं है या अन्य अंग्रेजी में नहीं है। इसका अर्थ है नहीं है कि उस राजवंश को लोग भूल गया है, अभी भी याद कर रहे हैं लोग। तो एक पद्म कुमरी है, एक उपन्यास जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा है, मनोमती है रजनीकांत बोरदोलोई का, दंदुआ द्रोह है ब्रंशी कुमार बरुआ का, मिरी जियारी है रजनीकांत बोरदोलोई का, और महावीर लाचित बड़फुकन जगदीश चंद्र राय चौधरी ने पूरा उपन्यास ही लिखा है बड़फुकन पे। उसी ढंग से उड़ीसा में 3 डायनेस्टी हुई है आदिवासियों की, नल, भंज और तुंग। नल और दमयंती की कहानी जो महाभारत में आती है, और जो नल जो हैं वो निषाद राज हैं, दमयंती जो विदर्भ की हैं, मतलब कि नागपुर वगैरह की कहीं राजकुमारी हैं। तो एक्चुअली में सर हमारे यहाँ उड़ीसा और झारखंड में नल एक राजवंश हुआ था जिसने अपना राज आंध्र और वहाँ महाराष्ट्र तक फैला लिया था, और सचमुच में क्षत्रिय राजकुलों से, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से राजकुमारियों की शादी उस परिवार में हुई थी। और मयूरभंज उस भंज शासकों के नाम पे है, और तुंग 3 डायनेस्टीज हुई थी। और बहुत सारे नहीं मैं कर सका कि कितनी रचनाएं वहाँ उड़िया में उन पर है, लेकिन एक चिलिका खंड काव्य है राजानाथ राय का जिसमें याद किए गए हैं ये शासक। एक पुष्पा पुरारे बरसा बरना करके एक रचना है, उसमें केसी पानाग्रही की, और मोरा यही भंज भूमि। ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें वो तीनों डायनेस्टीज थी आदिवासियों की, नल, भंज और तुंग की, उनको याद किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में जनार्दन गोंड, उनका एक उपन्यास आया है पहाड़ गाथा। अब पहाड़ गाथा में उन्होंने एक छोटे से उपन्यास में पूरा गोंडवाना के इतिहास को, गोंडवाना के इतिहास के ऐतिहासिक संघर्ष को, और फिर वहाँ की बच्ची जो नायिका है वो जा रही है नैना नेताम पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो रोहित बेमुला टाइप की का माहौल है वहाँ उस विश्वविद्यालय में। तो वहाँ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को भी दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। तो थोड़ा सा बिखरा है कहानी वो, चूँकि गोंडी इतिहास भी है, मिथक भी है, आख्यान भी है और यूनिवर्सिटी की लड़ाई भी है। लेकिन जो वहाँ गोंडी इतिहास और दर्शन दोनों जिस ढंग से रखा है उसके लिए पढ़ना चाहिए। ये ढंग से फिलॉसफी भी रख रहे हैं, देवकुल की बात भी कर रहे हैं, बड़ा देव भी हैं, पारी कुमार लिंगो भी हैं, काली कंकाली भी हैं, परसा पेन भी है, और शंभू शेख वहाँ 1888 जो महादेव जिनको हम कह रहे हैं, तो वहाँ वो शंभू शेख की पूरी श्रृंखला वहाँ उनके यहाँ धर्म में सर, वो शंभू गोदा, शंभू मूला जो थे पहली जोड़ी थी। तो वो मनु और श्रद्धा की जिस ढंग की पर प्रोफेसर विजयनाथ की किताब देखिएगा, एक कल्चरेशन एंड पुराण, मैं बच्चों को कहूँगा और रिसर्च स्कॉलर से भी उस किताब को देखिए कि जैसे ही गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में भूमि दान के तौर पे ब्राह्मणों को, माने क्रमनाशा के उस पार, चूँकि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पहले से प्रेशर था, तो वहाँ ज़मीनें मिली भूमि दान के तौर पर, लगातार मिलती रहीं ज़मीनें। वो सारा उड़ीसा और झारखंड और बंगाल और मध्य प्रदेश, आंध्र, इन्हीं इलाकों में। तो शुरुआत में तो बड़ा दूरी उन्होंने बना के रखी, लेकिन वहीं रहना था। तो 100, 150 साल, 200 साल, 400 सालों में एक कल्चरेशन, जिसको पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं, और उसमें सारे जो वैदिक उनके जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, पूषण, सब छूट गए पीछे, और वो त्रिभुज जैसा वो यज्ञ बन के उसमें आहुति करने का सब छूट गया। और सारे जो देवी देवता, खास करके देवियां आदिवासियों की, और देवता भी, देवियां इसलिए मैं प्राथमिकता के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही पशुचारण की अवस्था से कृषि की ओर जा रहा था मानव समुदाय, तो माताओं की मां बनने की प्रक्रिया और खेती की उर्वरता को एक तरह से देख रहा था। तो हर जगह जहां जहां खेतीहर समुदाय है वहां आपको देवी मंडप मिलेगा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि दोनों की उर्वरता को, दोनों को डिवाइन समझने की, थोड़ी मिस्टीरियस समझने की एक परंपरा रही है, जहाँ से फिर वज्रयान और शक्ति और शाक्त परंपरा वगैरह वगैरह की शुरुआत हुई है। शुरुआत में सब के सब ट्राइबल डेटी के तौर पे,
एक आदिवासी या लोक की देवी के तौर पे सब, इस पर बहुत बड़ा काम किया देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो देवियाँ वहाँ थी हर जगह। वो देवियों को जो है वो पुराणकारों ने उठाया और महादेव की पत्नी के तौर पे उमा बना दिया, और जाके दशपति प्रजापति के यज्ञ में उनको जला दिया, जिसकी लाश लेके ढो रहे थे, विष्णु जी के चक्र से गिरा तो सब जगह वो शक्तिपीठ हो गया। तो सारी अलग अलग देवियां, हो सकता है कि उस समय की सांस्कृतिक जरूरत रही हो कि पूरे देश जो राजनीतिक रूप से बंधा हुआ नहीं है उसको सांस्कृतिक रूप से बांध दें हम लोग। तो सब के सब महादेव के वो उनकी उमा के शक्तिपीठ के तौर पर, लेकिन अलग अलग देवियां कृषि सभ्यता की शुरुआत के दिनों में, और आदिवासी देवियां तो ये है। और महादेव भी और कार्तिकेय भी, जिनको मुरुगन कहते हैं, या गणेश भी, या वो जगन्नाथ, उस पर तो हरमन कुलके और इस मैन ने और ज्ञानचंद्र त्रिपाठी ने 400 पेज की सर 20 साल काम किया कि कैसे आदिवासी देवता जो है आके विष्णु के अवतार के तौर पे। तो ये है सच्चाई, इस पर बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। और गोंड शासक जो थे, खास करके संग्राम शाह, उनके दलपत शाह, उनके बेटे जिनके दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी जिनसे शादी हुई थी उनकी, तो उनका वर्णन बहुत, सोना चांदी का सिक्का गढ़मांडला में संग्राम शाह से चला रहे थे, जब से दिल्ली में सोना चांदी का सिक्का की औकात नहीं थी। तो पूरी कहानियां आती हैं, प्लस जो रिवोल्ट वहाँ हुए हैं बस्तर में, वो भी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हलवा विद्रोह हुआ 1774 में, वो एक नेता थे अजमेर सिंह, सारे हलवा आदिवासी उनके नेतृत्व में काकतीय वंश के राजाओं से और अंग्रेजों से लड़ा उन्होंने। और एक कोई रिवोल्ट हुआ, कोई वहाँ के जो माड़िया जनजाति है, दोला और दंडामी माड़िया, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ये 1859 में। बस्तर के इलाके के पेड़ों को काटने की ठेकेदारी हैदराबाद के व्यापारियों को दे दिया था अंग्रेजों ने, और बड़े पैमाने में वो कटाई कर रहे थे। तो ये जो रिवोल्ट हुआ उसमें हुआ एक पेड़ और एक शेर, कि एक पेड़ अगर तुम मेरा काटोगे तुम्हारा एक लोगों का सिर काट लेंगे हम लोग। और बड़े पैमाने में व्यापारी और बंजारा और इन लोगों की मारे गए। तो अंग्रेज वापस लिए वो ठेकेदारी को, झुकाया उन लोगों को, और फिर एक पीसफुल मूवमेंट दिखाई पड़ा वहाँ भी। 1876 में मुरिया लोगों ने अपने जो राजा थे भैरम देव, उनसे वो शिकायत थी, उनके जो दीवान थे गोपीनाथ का परदार, वो शोषण कर रहा था। तो इन लोगों ने बहुत पीसफुल ढंग से, राजा विदेश यात्रा पे जाने वाले थे, तो उस यात्रा को भंग कर, जो लोग लेके जा रहा था उनका डोली रास्ता में ही छोड़ के भाग गया लोग, कि राजा को लौटना पड़े। राजा नाराज हो गए, गोली चलवा दिया। लेकिन ये हजारों की संख्या में मुरिया लोग राजमहल को घेर के बैठे रहे, और ये 2 मार्च 1876 से शुरू हुआ, और ना बाहर से जा रहा था रसद, ना अंदर से कोई बाहर जा रहा था। 5 अप्रैल 1876 को सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज ने आके समझौता करवाया। ये 1 महीने का शांतिपूर्ण आंदोलन वो था। फिर भूमकाल के बारे में हम लोग सब जानते हैं, 1910 का भूमकाल, जिस पर नंदिनी सुंदर ने बहुत बड़ा काम किया है। वो भी यहाँ वर्णित हुआ है कि किस ढंग से तिरुमल कोयाधूर ने वो क्रांति खड़ी की थी, और वो डारामिरी माने आम की टहनी में लाल मिर्ची बांध के घुमाया गया था पूरे इलाके में, कि अगर आपको क्रांति में सहयोग देना है तो इसको स्वीकार कीजिए, इस आम की टहनी और लाल मिर्च को। दोनों का क्या संयोग था कि वो प्रतीक बन गया, और कभी पकड़ा नहीं गया कोयाधूर, क्योंकि वो व्यक्ति के तौर पे था ही नहीं। एक अगर पकड़ा जाता था दूसरा खड़ा, पर पूरी कम्युनिटी अपने को कोयाधूर मान रही थी। और यही आदिवासी संघर्ष की बड़ी खासियत है कि व्यक्तिवादी कभी हुआ ही नहीं, हमेशा कम्युनिटी लीड करते रही। तो ये जो जिनको गुंडाधूर कह रहे हैं अंग्रेज, ये जो तिरुमल कोयाधूर, वो व्यक्ति के तौर पे नहीं, वो कम्युनिटी, मैंने आज तक नहीं पता लगा कौन था वो तिरुमल कोयाधूर। तो ये उपन्यास में बड़ी खूबसूरत ढंग से आता है। और फिर अगर हम वहाँ फिलॉसफी की भी बातें हैं, खास करके अगर हम देखें तो ये तेमुसला आयो भी अपनी रचनाओं में कहती हैं कि हमारे यहाँ नागा फिलॉसफी में जो लोग गुजर जाते हैं, अंतिम भौतिक शरीर छूट जाता है, तो कहीं बाहर नहीं जाते हैं। उनकी आत्मा जो है वो कभी तितली में, कभी कैटरपिलर में, या कभी किसी वृक्ष में, या कभी पत्थर में भी तब्दील हो जाती है। तो अगर कहीं उनके समाधि स्थल पे कोई तितली उड़ रही है या कोई पंछी उड़ रहा है, तो मान के चलते हैं कि हमारे वो पुरखा ही हैं। और वो फिलॉसफी हमारे यहाँ आती है झारखंड में, तो यहाँ अदिंग बोंको की परिकल्पना है। स्वर्ग नरक की अवधारणा एकदम नहीं है आदिवासी दर्शन में, समझिए बहुत फर्क पड़ता है उससे। मैं बाद में आऊँगा अगर समय है तो। एक तो ये है कि हमारे यहाँ अंतिम संस्कार के समय
आह्वान किया जाता है झोपड़ी जला के कि अब आप आइए लौट के, अब आपका भौतिक शरीर खत्म हो गया लेकिन आप लौट के आइए। और हमारे यहाँ घरों में गृह देवता का कोना होता है जहाँ हमारे गृह देवता होते हैं, तो बोलते हैं कि आके यहाँ निवास कीजिए और आप अदिंग बोंको पुरखा देवता हो गए आप हमारे, तो अब आप केवल परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, अब पूरी कम्युनिटी की जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कल तक जो व्यक्ति परिवार की जिम्मेवारी उठा रहा था, अब अभौतिक स्थिति में पूरे कम्युनिटी की जिम्मेवारी। एक तो ये फर्क पड़ता है कि कहीं स्वर्ग नरक बाहर नहीं है जो बाकी सारे संस्थागत धर्मों में है, तो वहाँ रिजर्वेशन हो जाए हमारे हेवन में, या कायनात के दिन जो है ठीक से हमको जन्नत उन्नत मिल जाए और हूरें उरें मिलती हैं, या स्वर्गलोक में अप्सराओं का नृत्य वगैरह देखने का, तो बड़ी लोग चिंतित रहते हैं कि कहाँ दान दिया जाए, कौन सी हज यात्रा या जेरूसलम या तिरुपति में जाके सोना। तो इस धरती में क्या करना है, पूरा जंगल काट देना है, पहाड़ को तोड़ के बेच देना है, कुछ भी करना है, लेकिन वहाँ आरक्षण करवाना है। तो ये जो चरित्र में या नैतिक सामाजिक नैतिकता का जो विलोपन है धार्मिक कारणों से कि मृत्यु के बाद, और सारे ब्राह्मणों का गरुड़ पुराण से लेके सारा जो अनुष्ठान है गया में पिंडदान तक, सब मृत्यु के बाद का अनुष्ठान, बहुत प्रपंच है। तो अगर मरने के बाद भी इसी धरती पे रहना है, अपने ही गांव में रहना है, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि हमारी नदियां जो हैं और ज़्यादा मीठी हों, हमारी हरियाली जो है और ज़्यादा गहरी हरी हो, फसलें हमारी और सुनहली हों। वो नहीं चाहेगा, वो इसलिए उसके यहाँ है कि हमको प्रकृति से उतना ही लेना है कि जितना हमारी अपनी आवश्यकता है, क्योंकि हम गार्जियन हैं, हम ट्रस्टी हैं अगली पीढ़ी के, ये सारी चीज़ें अगली पीढ़ियों के लिए है। हमको उतना ही लेना जिससे हमारी काम चल जाए, हमको उसको नोच खसोट के ख़त्म नहीं कर देना है। जो कैसे कैपिटलिज्म के खिलाफ जाता है ये मामला, समझिए इस बात को। दूसरी सबसे खूबसूरत बात यहाँ है कि वो ह्यूमन सेंट्रिक रिलीजन नहीं है कि मानव के ही दुख की चिंता, दैहिक दैविक भौतिक दुख बुद्ध भी कर रहे हैं और सारे धर्म कर रहे हैं कि नहीं, उसको देह में भी दुख नहीं हो और बाद में भी दुख नहीं हो। तो सारा केंद्र जो है, सारे संस्थागत धर्मों का केंद्र में इंसान है, और इंसान इसलिए है कि वो मानते हैं कि वो श्रेष्ठ प्राणी है। और जैसे ही आप किसी को भी श्रेष्ठ कहते हैं तो हायरार्की की शुरुआत हो जाती है। फिर अब मानव से लेके अमीबा तक का एक श्रृंखला बना दीजिए, और वहाँ देवदारू से लेके और वो फंगस तक का एक सीरीज बना दीजिए। फिर मानव कम्युनिटी में फिर शुरू कीजिए कि गोरे सबसे अच्छे, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लैक। फिर हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ब्राह्मणों में भी कहेंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले छोटी सर कि जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है मथुरा वाले, वही आर्यन ब्राह्मण है, बाकी जो है एडॉप्टेड ब्राह्मण है। तो ये अलग संघर्ष कि जितनी जातियां, कितनी उपजातियां बांटे जाएं श्रेष्ठता के भाव से बढ़िए, और सबको अदर अन्य के भाव से देखते रहिए, घृणा का तैयार करते रहिए। एक तो सबसे बकवास बात है कि मानव ही, अब मतलब एक उदाहरण मैं देता हूं अगर समय है, कि हम लोगों ने इंटरनेट का आविष्कार किया 80s में, वर्ल्ड वाइड वेब का। जो बोटनिस्ट लोग अभी जो शोध कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल फॉरेस्ट है, नैसर्गिक जंगल जो हैं, वहाँ पेड़ों की जड़ों से फंगस का एक नेट पूरे जंगल को बांध के रखता है। वो भी WWW कहला रहा है, वुड वाइड वेब। गूगल पे जाके खोजिएगा उस पर, वुड वाइड वेब कहला रहा है। और उस वुड वाइड वेब के माध्यम से लाखों साल से ये जो पेड़ों का जो समूह है, पौधे हैं, लत्तड़ है, घास है, झाड़ियाँ हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी संकट आता है तो कम्युनिकेट करते हैं उसके माध्यम से। वही इलेक्ट्रिकल वेव चलता है जो हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, गति उसकी धीमी है बहुत, लेकिन वो कम्युनिकेशन के 6 तरीके हैं उनके, और केवल वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं जैसे हम मोबाइल से कर रहे हैं। अगर कोई उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, कोई पेड़ सूख रहा है, तो वो खाद्य पदार्थ भी, न्यूट्रिएंट भी भेजते हैं उस नेट की मदद से। हम लोग इतने अहंकार में, होमोसेपियंस, हम तो बड़ा विद्वान लोग, क्यों नहीं कोविड में हम लोग इसी इंटरनेट की मदद से दवा और खाना भेज दिए? 20 साल लगेगा हम लोग को इस इंटरनेट से खाना भेजने में, वो 1 लाख साल से कर रहा है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो वृक्षों की पूजा अगर कर रहा है, और जीव जंतुओं की तो जिस इंफ्रारेड को और अल्ट्रावायलेट को हम देख नहीं पाते हैं, जिन रंगों को, जिस ध्वनियों को हम सुन नहीं पाते हैं, हाथी कौन कौन ध्वनि सुनता है, चमगादड़ किस ढंग से अपने सोनार का प्रयोग करते हैं, अपनी ध्वनियों से ही अपना संचार, वहाँ से हम लोगों ने बनाया पनडुब्बी, उन्हीं से सीख के।
तो जीवों में तो हमसे कई ज्यादा गुना, कुत्ते जो ध्वनियां सुन लेते हैं हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये जो श्रेष्ठता की अवधारणा होमोसेपियंस की इतनी ज्यादा है कि ईश्वर की भी कल्पना हम अपने ही जैसा कर लेते हैं, हमारा ही जैसा ईश्वर भी होगा। तो ये आत्मज्ञता की चरम सीमा है। उनके यहाँ जो पूजा के मंत्र हैं सरहुल में या कोई भी मंत्र, तो केवल ह्यूमन बीइंग या मेरे परिवार को समृद्धि और सुख मिले इसकी कल्पना नहीं करते हैं वो। जब बात करेंगे सरहुल में तो वो पूरे समुदाय की, फसलों की और पशुधन की, माने उनकी प्रार्थना में पशुधन भी शामिल है और फसलें भी शामिल है। माने जीवों के प्रति और वनस्पतियों के प्रति उतना ही समभाव है जितना एक इंसान के प्रति। वो गजब चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि उनके यहाँ एक पर्व होता है सोहराय। तो धान कट के जब आता है तो हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, केवल हमारे परिश्रम से ये धान नहीं आया है, इसमें बैलों की भी उतनी ही मेहनत लगी है। तो उस दिन वो सोहराय के दिन वो बैलों को सजाते हैं और गृहणियाँ माथा पे आंचल रख के प्रणाम करती हैं अपने घर के पशुओं को, और उड़द की खिचड़ी पकती है उस दिन। वो खिचड़ी वो बैल भी और खाते हैं और वही खिचड़ी को घर के लोग भी खाते हैं। क्या खूबसूरत है सर, ये जो हृदय का आयतन का जो विशालता है वो बहुत दुर्लभ है। इस पे बात किया है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि नॉर्वे के एक दार्शनिक है अर्ने नेसे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थोड़ा गड़बड़ा गए वो मेंटली। टी एक पहाड़ी है नॉर्वे में, वहां चले गए। उन्होंने फिर बुद्ध को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा। तो उन्होंने दिया एक थ्योरी डीप इकोलॉजी की, बिना इकोलॉजी को समझे हुए, उससे जुड़े हुए हम लोग। उन्होंने कहा कि 3 तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स हम चला रहे हैं इस दुनिया में, जिससे प्लेनेट ही खत्म होने वाला। 3 तरह के आत्म विनाशकारी मूवमेंट, गतिविधियां। उसे पहला नाम दिया युद्ध को, कि युद्ध जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। दूसरा कहा कि जो कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन, खास करके कॉलोनिज्म के समय की बात, या अभी इंटरनल कॉलेज में भी हम वही कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो मानवेतर जीवों की, वनस्पतियों की, पहाड़ों, नदियों का जो शोषण हम कर रहे हैं, ये 3 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट चल रहा है, जिससे कि प्लेनेट ही खत्म हो रही, धरती ही खत्म होने वाली है। कैसे उल्टेगा? तो उन्हें इकोसोफी, वो साइंस से आए फिलॉसफी तक, इकोसोफी की एक थ्योरी उन्होंने दी। एक किताब है, मैं इकोलॉजिकल सोफी, मैंने ज्ञान जो दर्शन का शब्द है वो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा सेल्फ इकोलॉजिकल सेल्फ में नहीं चेंज करेगा, हमारा आत्मन जो है वो पर्यावरणीय आत्मन में नहीं बदलेगा, यानी कि उस आत्मन में जीव और वनस्पतियां भी समाहित नहीं होंगी, तब तक ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आंदोलन उलटने वाला नहीं। ये कहें बाद में जब मानवता जागृत होगी, समझेगी, तब इस इकोलॉजिकल सेल्फ को समझ पाएगी। लेकिन हम आदिवासी दर्शन को देखते हैं तो लगता है कि यहाँ तो इकोलॉजिकल सेल्फ है ऑलरेडी। जब वो बात करते हैं जीवों की और वनस्पतियों की, गोत्र के तौर पे स्वीकार कर लेते हैं जीवों और वनस्पतियों को, तो उस इकोलॉजिकल सेल्फ के साथ हमारा ट्राइबल कम्युनिटी फिलॉसफी में है। तो ये इतिहास है जहाँ डायनेस्टीज है, इतिहास है जहाँ संघर्ष है, इतिहास है शांतिपूर्ण मूवमेंट है, और ये दर्शन है जिसमें इकोलॉजिकल सेल्फ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जोहार आप लोगों को।